जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपके अपने YouTube चैनल TCG क्लासेज में पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। मित्रों, राजस्थान का इतिहास चल रहा है और राजस्थान के इतिहास के अंदर आज हम आगाज़ करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान में किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन सभी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बड़े इजी वे में, बहुत आसान तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं। 1 बाय 1 करके सारे किसान आंदोलनों को हम पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन और आगाज करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और 1941 ईस्वी तक लगातार 44 वर्षों तक चलने वाला राजस्थान का ही नहीं अपितु भारत का भी सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह किसान आंदोलन पूरी तरह से अहिंसात्मक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? अहिंसात्मक, यानी इस आंदोलन में किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई 44 वर्षों तक चलने के बाद में भी। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, सारे पॉइंट्स जो बनते हैं उनको हम देखेंगे। एक पॉइंट यहाँ से बनेगा कि बिजोलिया वर्तमान समय में कौन से जिले में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में भीलवाड़ा जिले के अंदर ये स्थित है। कौन से जिले में है? भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, भीलवाड़ा जिले के अंदर वर्तमान में स्थित है बिजोलिया। बिजोलिया तत्कालीन समय में मेवाड़ रियासत का पार्ट हुआ करती थी। कौन सी रियासत का? मेवाड़ रियासत। मैं जो भी पॉइंट लिख रहा हूँ सब जगह से प्रश्न बनेंगे। वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है और तत्कालीन समय में मेवाड़ रियासत का पार्ट हुआ करती थी। कौन? बिजोलिया ठिकाना। बिजोलिया ठिकाना हुआ करता था और ये ए श्रेणी का ठिकाना था। कौन सी श्रेणी का? ए श्रेणी का। ए श्रेणी का क्या था? ठिकाना था। चूंकि मेवाड़ रियासत के अंदर आता था, जब महाराणा सांगा मेवाड़ के राजा थे उस समय खानवा का युद्ध हुआ और खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की मदद की अशोक परमार ने। अशोक परमार को महाराणा सांगा ने ये जो बिजोलिया का ठिकाना है वो क्या कर दिया? दान कर दिया, भेंट कर दिया। यानी पहले तो मेवाड़ रियासत के अंडर में ही था। तो मेवाड़ में उस समय राणा सांगा शासक थे। कौन? राणा सांगा। राणा सांगा शासक थे। राणा सांगा का खानवा का युद्ध हुआ और खानवा के युद्ध में सभी राजपूत शासकों को राणा सांगा ने एक मंच पर एकत्रित करने का कार्य किया। यहीं पर अशोक परमार ने भी राणा सांगा की तन मन धन से सेवा की, सहयोग किया और सहयोग करने के कारण महाराणा सांगा है वो इनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और ये जो बिजोलिया का ठिकाना है वो महाराणा सांगा ने अशोक परमार को क्या कर दिया? दान में दे दिया। ठीक है, दान कर दिया। किसको कर दिया? अशोक परमार को। किसने दिया? महाराणा सांगा ने। यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, एक बार क्लास में ही आपको याद भी करना है। एक बार खुले मन से आपको चिंतन करना है। देखो कहाँ से प्रारंभ होता है। सबसे पहले राजस्थान का किसान आंदोलन, पहला किसान आंदोलन, राजस्थान का पहला किसान आंदोलन, फर्स्ट किसान आंदोलन, ये आपको ध्यान रखना है। पहला किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। कब प्रारंभ हुआ? 1897 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और 1941 तक चला। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तत्कालीन समय में ये मेवाड़ रियासत का पार्ट हुआ करता था। महाराणा सांगा ने ये बिजोलिया ठिकाना है वो अशोक परमार को दान कर दिया था। यह किसान आंदोलन राजस्थान का
सबसे बड़ा किसान आंदोलन है जो 1897 से प्रारंभ होकर के 1941 तक चला, लगभग 44 वर्षों तक। और बिजोलिया ठिकाना उस समय ए श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं आगे हम देखेंगे ये जो किसान आंदोलन है ये किस प्रकार से आगे बढ़ा, कौन कौन सी घटनाएं घटी, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, सारे पॉइंट देखेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में संपन्न हुआ। कितने चरणों में संपन्न हुआ? 3 चरणों में संपन्न हुआ। ठीक है, 3 चरण यानी पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट स्टेज में क्या क्या घटनाएं घटी। सबसे पहले तो ये जो इसका पहला चरण है वो प्रारंभ कब होता है? तो जैसे ही किसान आंदोलन यहाँ प्रारंभ होता है 1897 ईस्वी, वहीं से इसका फर्स्ट स्टेज माना जाएगा। ठीक है, 1897 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और ये फर्स्ट स्टेज चला इनका 1915 ईस्वी तक। 1897 से प्रारंभ होकर के 1915 के मध्य जो स्टेज है उसको कहेंगे फर्स्ट स्टेज। ओके, फर्स्ट स्टेज में क्या घटना घटी इसको हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ बिजोलिया जो ठिकाना है इसके अंदर एक जागीरदार थे, जागीरदार इनका नाम पूछा जाता है। तो जागीरदार का नाम आपको ध्यान रखना है, कृष्ण सिंह। क्या नाम था? कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह ने यहाँ के किसानों के ऊपर विभिन्न प्रकार की लाग बाग स्थापित कर रखी थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उस समय में 84 प्रकार की लाग बाग यहाँ के किसानों के ऊपर थोप रखी थी। ठीक है, कृष्ण सिंह ने। अब यहाँ के किसान हैं वो बड़े परेशान हैं, इतनी इनकम थी नहीं, उससे ज़्यादा इनको टैक्स देना पड़ता था। धीरे धीरे यहाँ के लोगों में क्रांति आने लगी और लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पे आगे एक निश्चित मूवमेंट का रूप धारण कर लिया, आंदोलन का रूप इसने ले लिया। ठीक है, 1897 ईस्वी के बाद में यानी प्रारंभ हुआ धीरे धीरे करके। और यहाँ पर एक किसान थे जिनका नाम है गंगाराम। किसान का नाम आपको ध्यान रखना है, गंगाराम धाकड़। ध्यान रहे, बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक जो योगदान करने वाली जाति थी वो थी धाकड़ जाति। तो इस धाकड़ जाति का एक किसान था जिसका नाम था गंगाराम। गंगाराम नामक किसान है, ये रहने वाले कहाँ के थे? गिरधरपुरा के। कहाँ के? गिरधरपुरा के। गिरधरपुरा गांव के किसान गंगाराम धाकड़ की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में मृत्यु की एक रस्म होती है जिसे मोसर कहते हैं, ओसर कहते हैं, या हम सामान्य तौर पे कहें मृत्यु भोज। क्या कहेंगे? मृत्यु भोज। यानी किसान गंगाराम की मृत्यु के बाद में इनके परिवार वालों ने मृत्यु भोज का एक फंक्शन अपने घर पे रखा। इस फंक्शन के अंदर इनके सगे संबंधी, गोती नाती, यार दोस्त और वहाँ के प्रबुद्ध लोग सारे के सारे वहाँ गिरधरपुरा गांव में एकत्रित होते हैं। आपस में विचार विमर्श करते हैं कि भाई हमारे ऊपर ये जो जागीरदार है ये विभिन्न प्रकार के टैक्सेज लगा रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है नहीं कि हम ये टैक्स चुका पाएँ। हम जितना कमाते हैं उससे उसका ज़्यादातर हिस्सा है वो तो टैक्सों में ही चुका देते हैं। हमारी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और यहाँ का जो जागीरदार है वो नए से नया कर लागू कर रहा है। हमें अपनी मांग महाराणा मेवाड़ के जो महाराणा हैं फतेह सिंह उनके पास पहुँचानी चाहिए, मेवाड़ के महाराणा के पास पहुँचानी चाहिए। ठीक है, तो उस समय मेवाड़ का महाराणा था, उस समय में मेवाड़ का महाराणा
फतेह सिंह, मेवाड़ महाराणा का नाम था फतेह सिंह, ये पूछा जाता है। मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ महाराणा थे जिनका नाम है फतेह सिंह। ठीक है, तो फतेह सिंह के पास हम अपनी अरदास रखेंगे और अपनी जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सारे लोग एकत्रित थे। उसी समय एक नाम आपको याद रखना है, साधु सीताराम दास। क्या नाम था? साधु सीताराम दास। सीताराम सीताराम, साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास है, उन्होंने सबसे पहले ये विचार दिया कि हमें मेवाड़ के जो महाराणा हैं, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, उनके पास जाना चाहिए और अपनी मांग जो है वो उनके सामने रखनी चाहिए ताकि हमारा उचित समाधान हो सके। साधु सीताराम दास ने 2 व्यक्तियों को तैयार किया मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास जाने के लिए, जिनमें एक का नाम है नानजी पटेल, एक का नाम है नानजी पटेल और दूसरे का नाम है ठाकर जी पटेल। क्या नाम है? ठाकर जी पटेल। ठीक है, दोनों को साधु सीताराम दास है वो तैयार कर देता है मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास जाने के लिए, और दोनों के दोनों नानजी पटेल और ठाकर जी पटेल दोनों मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास में जाते हैं। ठीक है, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास में चले जाते हैं। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास में जाते हैं और कहते हैं कि महाराणा साहब, हमारी जो जागीरदार साहब हैं राव जी, जिनका नाम है कृष्ण, ठीक है, कृष्ण सिंह, हमारे ऊपर पहले से ही बहुत प्रकार के टैक्स लगा रखे हैं और आगे भी टैक्स लगाते ही जा रहे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, आप हमारे ये जो टैक्स हैं इनको कम करवाने का कष्ट कीजिए। महाराणा फतेह सिंह ने अपने सचिव जिनका नाम था हामिद हुसैन, क्या नाम था सचिव का? इनके सचिव का नाम था हामिद हुसैन। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। हामिद हुसैन, इस हामिद हुसैन को जांच के लिए बिजोलिया ठिकाने के अंदर भेजता है। ठीक है, लेकिन ये जो हामिद हुसैन थे ये तो बड़े सज्जन आदमी थे, ये तो वास्तविक रिपोर्ट वहाँ पे भेज रहे थे, लेकिन इनके ऊपर प्रेशर डाला गया और इनकी जो वास्तविक रिपोर्ट थी वो महाराणा फतेह सिंह के पास में पहुँच ही नहीं पाई और किसी भी प्रकार का कोई समाधान यहाँ के किसानों के लिए नहीं हो सका। ठीक है, तो साधु सीताराम दास हैं, इन्होंने ये प्रस्ताव रखा था, नानजी पटेल और ठाकर जी पटेल को महाराणा फतेह सिंह के पास में भेजा था। इसलिए इस किसान आंदोलन के जनक के रूप में साधु सीताराम दास को जाना जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, क्या प्रश्न बनेगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है? जनक पूछा जाए तो जनक का नाम याद रखना है आपको, साधु सीताराम दास। कौन से साधु हैं, कौन से बाबा जी हैं? सीताराम दास। ठीक है, ये सीताराम दास जी हैं, इन्होंने ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। जब लोकल स्तर पे फर्स्ट स्टेज की बात करें तो आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे साधु सीताराम दास। इस कारण से इसको बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। ओके, महाराणा फतेह सिंह के पास में अरदास लेकर के जाते हैं, वहाँ से महाराणा फतेह सिंह अपने सचिव को भेजता है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाता है। उल्टा यहाँ का जो जागीरदार था कृष्ण सिंह, कौन था? जागीरदार कृष्ण सिंह, वो किसानों के प्रति नाराज हो जाता है कि तुम मेरी शिकायत करने के लिए महाराणा फतेह सिंह के पास में चले गए, अब मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। क्रोधित हो गया और उल्टा एक अलग से नई लाभ किसानों के ऊपर सौंप दी। ये घटना है 1903 की। कब की है?
1903 ईस्वी की। 1903 ईस्वी के अंदर कृष्ण सिंह ने चौरी कर किसानों के ऊपर लगा दिया। चौरी कर नया टैक्स लागू कर दिया कि आप जाकर के शिकायत करते हो ना, ये लो एक नया उपहार आपको और दे दिया गया है, चौरी कर। ये चौरी कर क्या होता है? जब भी किसी किसान के परिवार में यानी किसी किसान की पुत्री की शादी होती थी, किसान की पुत्री की शादी होती तो शादी करने से पहले महाराणा फतेह सिंह के ये जो कृष्ण सिंह हैं राव जी, उनके पास टैक्स के रूप में, चौरी कर के रूप में 5 रुपये का अनुदान भेजना पड़ता था। कितने रुपए का? 5 रुपये का अनुदान भेजना पड़ता था। कहाँ पे? कृष्ण सिंह के पास में। ओके, तो ये था चौरी कर। अब चौरी कर 5 रुपये बताया जाता है, लेकिन हमारी आरबीएससी की जो बुक्स हैं, आरबीएससी की वर्तमान समय की जो बुक हैं, उसमें यह टैक्स यानी ये जो चौरी कर है ये माना गया है 13 रुपये। दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। वैसे तो 5 रुपये ही माना गया है, लेकिन वर्तमान समय की आरबीएससी की बुक जो है वो ये कहती है इसके लिए 13 रुपये चौरी कर था, ठीक है। तो इसने नया कर किसानों के ऊपर थोप दिया, चौरी कर। 1903 की घटना है ये। इसके बाद में 1906 में अच्छा, जैसे ही ये चौरी कर लगाया तो किसान तो और ज़्यादा उग्र होने थे, लेकिन 2-3 साल का समय बीत गया, कृष्ण सिंह की मृत्यु होगी। किसान सोच रहे हैं कि अब हमारी जो समस्या है वो कुछ कम हो जाएगी, लेकिन उनका उत्तराधिकारी बन गया कौन? पृथ्वी सिंह। उनका उत्तराधिकारी बन गया पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह राजा बन जाता है, जागीरदार बन जाता है 1906 ईस्वी के अंदर, ठीक है। पृथ्वी सिंह जैसे ही यहाँ का जागीरदार बना, उसने एक नया टैक्स किसानों के ऊपर लागू कर दिया। एक नया टैक्स किसानों के ऊपर लागू कर दिया, जिसे कहते हैं तलवार बंधाई कर। जिसे कहते हैं तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर, या फिर इसे ही कहते हैं उत्तराधिकारी कर। उत्तराधिकारी कर कि जैसे ही कोई जागीरदार अपदस्थ होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में नया जागीरदार बनता है, यानी उसका उत्तराधिकारी जागीरदार बनता है, तो उसके बदले में आपको यहाँ के जो किसान हैं उनको टैक्स देना पड़ेगा, जिसे उत्तराधिकारी कर कहते हैं या तलवार बंधाई कर कहते हैं, ठीक है। इसका एक नाम और होता है हुक्मनामा। हुक्म चलाते हैं तो हुक्मनामा भी इसका नाम हो सकता है। इसे नजराना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नजराना। कोई भी नाम एग्जाम के अंदर आ सकता है कि नजराना कर है वो किसने लागू किया, हुक्मनामा, तलवार बंधाई कर या उत्तराधिकारी कर है वो किसने लागू किया। तो ध्यान रखना है पृथ्वी सिंह ने 1906 के अंदर। अब जैसे ही पृथ्वी सिंह ने ये टैक्स लगाया तो यहाँ के किसान हैं वो ज़्यादा आंदोलन करने लग जाते हैं, और यहाँ साधु सीताराम दास हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा विरोध किया। विरोध किसने किया? एक तो किया साधु सीताराम दास ने। सीताराम दास जो राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहलाता है, या बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहलाता है, उस साधु सीताराम दास ने सबसे ज़्यादा विरोध किया। इसके बाद में फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव, और नाम याद रखना है, फतेहकरण चारण और एक नाम है ब्रह्मदेव। क्या नाम है? ब्रह्मदेव। इन सब ने विरोध किया, और यहाँ का जो जागीरदार था पृथ्वी सिंह ने इनको राज्य से निष्कासित कर दिया। राज्य से निष्कासित कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में इसी प्रथम चरण के अंदर ही 1906 के अंदर पृथ्वी सिंह ने ये उत्तराधिकारी कर लगाया,
यहाँ के सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले लोगों में नाम आता है साधु सीताराम दास का, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। इनको राज्य से निष्कासित भी कर दिया जाता है। ठीक है, ये प्रक्रम चलता रहा। 1913 के अंदर 1913 ईस्वी में पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद में यहाँ पर नया उत्तराधिकारी जिनका नाम है केसर सिंह, क्या नाम है? केसर सिंह। नया जागीरदार बन जाता है केसर सिंह। लेकिन ये केसर सिंह है वो क्या होते हैं? नाबालिग होते हैं, नाबालिग। ठीक है, नाबालिग होते हैं। अब नाबालिग हो गए तो अंग्रेजों का राज था उस समय, तो अंग्रेजों ने एक नया रूल इनके लिए लागू कर दिया। ठीक है, नाबालिग होने की स्थिति में ये जो जागीर थी, ये जो ठिकाना था, इस ठिकाने को कोर्ट ऑफ वार्डर्स का एक रूल लागू कर दिया। क्या रूल लागू कर दिया? यहाँ मैं लिख देता हूँ, कोर्ट ऑफ वार्डर्स। कोर्ट ऑफ वार्डर्स। ये पूछा जा सकता है कि ये कोर्ट ऑफ वार्डर्स क्या होता है? कोर्ट ऑफ वार्डर्स यानी जिस रियासत के अंदर जागीरदार यदि अल्पवयस्क हो तो यहाँ पर ये जो जागीरदार की जो परंपरा है ये समाप्त कर दी जाएगी और सीधा सीधा इसके ऊपर अधिकार हो जाएगा महाराणा का। महाराणा का यानी राजा का है वो अधिकार हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो अधिकार किसके पास में चला गया? महाराणा फतेह सिंह के पास में। किसके पास? महाराणा फतेह सिंह के पास ये अधिकार चला गया। महाराणा फतेह सिंह ने अपने 2 उत्तराधिकारी यहाँ पर भेज दिए। एक का नाम है अमर सिंह राणावत और दूसरे का नाम है डूंगर सिंह भाटी। इन दोनों को यहाँ पर प्रशासक बना करके भेज देता है। नाम पूछा जा सकता है तो याद रखना है। एक का नाम तो था डूंगर सिंह भाटी। कौन से भाटी थे? डूंगर सिंह भाटी। कौन से भाटी? डूंगर सिंह भाटी। और दूसरे का नाम क्या था? अमर सिंह राणावत। अमर सिंह राणावत। इन दोनों को महाराणा फतेह सिंह ने क्या किया? प्रशासक बना दिया। यहाँ का प्रशासक बना करके भेज दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जागीरदार थे वो अल्पवयस्क थे, इस कारण से कोर्ट ऑफ वार्डर्स के अधीन इसको ले लिया और महाराणा फतेह सिंह ने अपने 2 प्रशासक यहाँ पर भेज दिए। इस प्रकार से ये पहला चरण कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर पहले चरण के अंदर जो नेतृत्व करने वाले हैं उनका नाम आपको याद रखना है। एक तो सबसे प्रमुख नाम आता है किसका? साधु सीताराम दास का। एक तो नाम आता है साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास ने महाराणा फतेह सिंह के पास किस किस को भेजा था तो ध्यान रखना है। एक तो ठाकर जी पटेल, दूसरा नानजी पटेल। बहुत अच्छे से समझना है इसको क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। नानजी पटेल। इसके अलावा एक था फतेहकरण चारण। क्या नाम है? फतेहकरण चारण। ठीक है, और एक नाम है ब्रह्मदेव, जिनको ये जो जागीरदार है पृथ्वी सिंह, इसने राज्य से निष्कासित कर दिया था। तो ये पांचों के पांचों हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन से। और बिजोलिया किसान आंदोलन के भी फर्स्ट स्टेज से ये जुड़े हुए थे। उम्मीद करता हूँ पहला चरण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखेंगे दूसरा चरण, सेकंड स्टेज। यहाँ तक लोकल नेतृत्व था। अब सेकंड स्टेज आ जाता है
कौन सा स्टेज आ जाता है? सेकंड स्टेज। और सेकंड स्टेज का नेतृत्व करने वाला कौन रहेगा? नेतृत्वकर्ता का नाम पूछा जाए तो ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा नाम, जिसे भारत में किसान आंदोलनों का जनक कहा जाता है। भारत के अंदर किसान आंदोलनों का जनक कहा जाता है। नाम आपको याद रखना है, विजय सिंह पथिक। क्या नाम है? विजय तेरी, विजय सिंह पथिक। आ जाओ भाई, विजय सिंह पथिक। यहाँ से आपका दौर प्रारंभ हो जाता है विजय सिंह पथिक का। ठीक है, विजय सिंह पथिक इस सेकंड स्टेज का नेतृत्व करने वाले हैं। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सेकंड स्टेज में कौन आ जाते हैं? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक रहने वाले कहाँ के थे? तो यूपी के थे। यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश। ठीक है, इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है तो इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह गुर्जर। क्या नाम था? भूप सिंह गुर्जर। हुआ कुछ ऐसे कि यहाँ पे यानी एक सभा थी, विद्या प्रचारिणी सभा, जिसका संचालन करने वाले थे हरिभाई किंकर। नाम ध्यान रखना है, विद्या प्रचारिणी सभा। संचालक का नाम पूछा जाए, संचालक, तो संचालक का नाम आपको बताना है हरिभाई किंकर। कौन से किंकर? हरिभाई किंकर। किंकर किंकर है, हरिभाई किंकर। ऐसे नाम हरिभाई किंकर है, बड़े काम के बंदे थे। विद्या प्रचारिणी सभा इन्होंने स्थापित की। ठीक है, तो हरिभाई किंकर से बहुत प्रभावित थे विजय सिंह पथिक। वर्धा के अंदर हरिभाई किंकर के द्वारा स्थापित विद्या प्रचारिणी सभा है, वहाँ पर विजय सिंह पथिक भी आए हुए थे। अब जैसे ही राजस्थान के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसकी घटना, इसके बारे में विजय सिंह पथिक ने सुना, तो विजय सिंह पथिक अपनी कमर कस लेते हैं। कहते हैं कि मैं जाता हूँ राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए। ठीक है, तो हरिभाई किंकर कहते हैं कि भैया थोड़ा दिमाग से काम ले, ठंडा रहो, आपको बहुत सोच समझ कर के काम में लेना है, क्योंकि वहाँ जो महाराणा फतेह सिंह है वो आप जाकर के इस प्रकार से सीधा सीधा जाकर के कहोगे कि मैं नेतृत्व करूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो आपको तो गिरफ्तार कर लेंगे। कैसे नेतृत्व करोगे, कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाओगे? तो कहा कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। मैं यहाँ से ये जो विद्या प्रचारिणी सभा है इसको मैं अजमेर के अंदर संचालित कर देता हूँ। कहाँ पे? अजमेर में। ठीक है, अजमेर में मैं संचालित करूँगा, वहाँ चले जाना और वहाँ पर आप जाना, वहाँ के लोगों से मिलना और फिर आगे की जो आपकी नीति है वो वहाँ पे बना लेना। ठीक है, तो हरिभाई किंकर के कहने पर ये विद्या प्रचारिणी सभा में अजमेर आ जाते हैं। ओके, अब इस समय अजमेर में नहीं था, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर था। विद्या प्रचारिणी सभा का आगामी जो कार्यक्रम था वो कहाँ पे था? चित्तौड़ के अंदर। तो चित्तौड़ के अंदर ये आ जाते हैं और चित्तौड़ में विजय सिंह पथिक यानी जिसको हम भूप सिंह गुर्जर के नाम से जानते हैं, इनकी भेंट होती है साधु सीताराम दास से। किससे होती है? सीताराम दास से। ठीक है, सीताराम दास ने कहा कि भैया आप नौजवान लगते हो, आपके अंदर जोश है, जुनून है और आंदोलन का नेतृत्व करने की क्षमता भी लग रही है, तो आप ऐसा कीजिए, इस बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कीजिए, क्योंकि मेरे को तो सब लोग जानने भी लगे। ठीक है, तो आप और मैं अब इस किसान आंदोलन का नेतृत्व करना भी नहीं चाहता हूँ, तो आपको एक काम करना है। भूप सिंह को कहा कि आपको एक काम करना है, आप इस बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। ओके, तो विजय सिंह पथिक जो हैं वो तैयार हो जाते हैं, किसके कहने पर? साधु सीताराम दास के
कहने पर बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने की ठान लेते हैं। अब इनके हाथ में बागडोर आ जाती है और इस किसान आंदोलन को पूरे भारत में फेमस कर दिया। उस समय 1917 के अंदर हरियाली अमावस्या के दिन इन्होंने एक बोर्ड का गठन किया जिसका नाम था ऊपरमाल बोर्ड। क्या नाम था? ऊपरमाल बोर्ड। कौन सा बोर्ड है? ऊपरमाल बोर्ड। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऊपरमाल बोर्ड है, इसका गठन कब हुआ? तो ध्यान रखना है 1917 में। किस दिन? हरियाली अमावस्या थी उस दिन। कैसी अमावस्या थी? हरियाली अमावस्या। ठीक है, हरियाली अमावस्या के दिन 1917 में ऊपरमाल बोर्ड की स्थापना की। ऊपरमाल बोर्ड यानी ऊपरमाल क्षेत्र था, ये जो बिजोलिया है ना, इसके आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। ओके, इसके ये ऊपरमाल बोर्ड का गठन किया और इसके अध्यक्ष पूछें तो आपको अध्यक्ष का नाम याद रखना है, श्री मन्नालाल। क्या नाम था? श्री मन्नालाल। कौन से लाल? मन्नालाल। मन्नालाल को इसका अध्यक्ष बना दिया गया है ना। और विजय सिंह पथिक जो है, उन्होंने एक पत्रिका यहाँ से निकाली जिसे ऊपरमाल का डंका, पत्रिका का नाम था ऊपरमाल डंका। ऊपरमाल डंका नाम से एक पत्रिका निकाली और इस पत्रिका के माध्यम से लोगों को बिजोलिया किसान आंदोलन से जोड़ने का कार्य इन्होंने किया। ओके, 1919 के अंदर 1919 के अंदर यानी 1919 के अंदर ये वर्धा में जाते हैं। किसके पास? महात्मा गांधी जी के पास। क्योंकि गांधी जी, इससे पहले आपने सुना होगा, चंपारण का जो किसान आंदोलन है उसका सफल नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। तो 1919 के अंदर विजय सिंह पथिक चले जाते हैं वर्धा में। कहाँ चले जाते हैं? वर्धा में चले जाते हैं। वर्धा में किससे मिलते हैं? गांधी जी से। गांधी जी को जाकर के कहा कि गांधी जी, आप इस किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसका नेतृत्व कीजिए या हमें सजेस्ट कीजिए। तो गांधी जी ने कहा कि भाई मेरा तो बड़ा व्यस्त शेड्यूल है, मैं अपने सचिव को आपके साथ में भेज सकता हूँ, ठीक है, और नेतृत्व आपको ही करना है। तो ये गांधी जी से मिले और गांधी जी ने अपने सचिव, जिनका नाम था महादेव देसाई, उनको साथ में भेज देते हैं। 1919 के अंदर ही, वर्धा के अंदर ही, यानी गांधी जी से मिलने भी गए और साथ साथ में वर्धा के अंदर इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। किसने? विजय सिंह पथिक ने। ये साथ साथ में ध्यान रखना है, विजय सिंह पथिक। हालांकि विजय सिंह पथिक को हम जब पढ़ेंगे उस समय फिर से चर्चा करेंगे। तो विजय सिंह पथिक ने वर्धा के अंदर, कहाँ पर? वर्धा के अंदर राजस्थान संघ, ओके, राजस्थान सेवा संघ पूरा लिखना है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। कौन से संघ की स्थापना की? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। तो ये पूछा जाता है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की? 1919 में। कहाँ हुई? वर्धा में। किसने की? विजय सिंह पथिक ने। वो वर्धा से बाद में 1920 में इसका कार्यालय है वो कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया जाता है? अजमेर के अंदर। कहाँ पे कर दिया जाता है? अजमेर के अंदर इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। ओके, इस राजस्थान सेवा संघ, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं साथ साथ में लगे हाथ। राजस्थान सेवा संघ के सदस्य कौन कौन थे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? राजस्थान सेवा संघ। कौन सा संघ? राजस्थान सेवा संघ।
और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919 के अंदर। कहाँ पे हुई? वर्धा में। 1920 में इसका कार्यालय वो स्थानांतरित कहाँ कर दिया गया? अजमेर में। ठीक है, तो इसके सदस्य कौन कौन हैं? अब सदस्य, एक तो इसको स्थापित करने वाले हो गए भूप सिंह यानी विजय सिंह पथिक। इसके अलावा रामनारायण चौधरी हैं, हरिभाई किंकर हैं, केसरी सिंह हैं, अर्जुन लाल सेठी हैं, और अर्जुन लाल सेठी हो गए, केसरी सिंह हो गए। नाम देखो कौन कौन से हैं। एक तो हो गए खुद पथिक जी, एक हो गए रामनारायण चौधरी, रामनारायण, जो आगे हम पढ़ेंगे बेगू का किसान आंदोलन, उसका नेतृत्व करने वाले रामनारायण चौधरी। ठीक है, एक हैं हरिभाई। हरिभाई कौन से हैं? किंकर, हरिभाई किंकर। और कौन है? अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी। ओके, और एक हैं केसरी सिंह, जिन्होंने महाराणा फतेह सिंह के लिए 13 सोरठे भेजे थे, चेतावनी रा चूंटिया के नाम से, है ना, केसरी सिंह बारहट। ठीक है, ये सारे के सारे राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए सदस्य थे। यदि इस सेवा संघ की बात करें तो 1920 के अंदर इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया था? अजमेर में। इसके सह संस्थापक रामनारायण चौधरी और ईश्वरदान, ये दोनों के दोनों थे। 1919 में बिट्ठूलाल भट्टाचार्य जांच आयोग भेजी गई महाराणा फतेह सिंह के द्वारा। कौन सा जांच आयोग भेजा गया? बिट्ठालाल जांच आयोग, है ना। ठीक है, बिट्ठालाल भट्टाचार्य जांच आयोग। कौन सा जांच आयोग भेजा गया? बिट्ठूलाल भट्टाचार्य, बिट्ठूलाल है, बिट्ठूलाल भट्टाचार्य जांच आयोग भेजा, जिसने इस आयोग ने 35 जो लाग बाग थी उनको हटा दिया, कम कर दिया। ठीक है, लेकिन 1923 में पुनः फिर से वो 84 की 84 लाख बाग वापस किनके ऊपर थोप दी जाती है? किसानों के ऊपर थोप दी जाती है। यानी बिट्ठूलाल भट्टाचार्य कमेटी की सिफारिश पर तो 35 जो लाख बाग हैं वो कम कर दी गई, 35 लाख कम कर दी गई। ठीक है, लेकिन 1923 के अंदर, 1923 के अंदर पुनः सभी लाख वापस चालू कर दी, यानी 84 की 84 लाख बाग हैं वो वापस लागू कर दी गई। और हुआ क्या कि विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है 1923 में। 1923 में किसको गिरफ्तार कर लेते हैं? विजय सिंह पथिक को। ठीक है, विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद में 1926 के अंदर विजय सिंह पथिक ने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों से छोड़ दिया, यानी ये इनसे अलग हो गए। ठीक है, इस प्रकार से सेकंड स्टेज चला, जिसे पूरे राष्ट्र में, पूरे देश के अंदर मान्यता मिली। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप पत्रिका निकाली और इस पत्रिका में बिजोलिया किसान आंदोलन का उल्लेख किया है। इसके अलावा तिलक महोदय ने, बाल गंगाधर तिलक ने भी एक पत्र निकाला था, जिस मराठा समाचार पत्र, है ना, मराठा समाचार पत्र। उस मराठा समाचार पत्र में भी इस आंदोलन का उल्लेख किया है। तथा महाराणा फतेह सिंह को भी, बाल गंगाधर तिलक ने तो महाराणा फतेह सिंह को भी एक अपने अलग से पत्र लिखा और किसानों की लाग बाग कम करने का आग्रह किया। ओके, इसके बाद में थर्ड स्टेज में चले जाते हैं, तीसरा चरण। अब तीसरा जो चरण है वो कब से कब तक चलेगा? यानी पहला जो चरण था वो 1915 तक चला, दूसरा चरण 1915 से लेकर के 1926-27 तक चला, और तीसरा चरण चलेगा 1927 से
कहाँ तक चलेगा? अंत तक, यानी 1941 ईस्वी तक चलेगा तीसरा चरण। ठीक है, तीसरे चरण के नेतृत्व करता है जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाई किंकर। और ये जो माणिक्यलाल वर्मा है तीसरे चरण में, देखिए एक प्रश्न यहाँ से बनेगा। पहले तो इन सारे नेतृत्वकर्ताओं का नाम देख लेते हैं। नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? एक तो थे जमनालाल बजाज। कौन से बजाज? जमनालाल बजाज, जिन्हें गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में माना जाता है, जमनालाल बजाज। और कौन थे? एक हमारे किंकर साहब थे, क्या नाम है? हरिभाई किंकर। कौन से? हरिभाई किंकर। और कौन थे? राम नारायण चौधरी, जो दूसरे स्टेज से भी जुड़े थे। राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी साहब। ठीक है, हरिभाई किंकर, राम नारायण चौधरी, है ना। अब ये जो माणिक्यलाल वर्मा, एक है माणिक्यलाल वर्मा, हाँ इनका नाम आपको याद रखना है अच्छे से। क्या नाम है? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा, जिन्होंने मेवाड़ परिषद की स्थापना की थी, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा बड़े रसीले आदमी थे। इन्होंने एक गीत की रचना की, जिस गीत का नाम है पंछीड़ा। और इस पंछीड़ा गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य माणिक्यलाल वर्मा ने किया। अंततः 1941 में आते आते जांच आयोग बैठा और जांच आयोग ने किसानों की सभी प्रकार की लाग बाग हैं वो समाप्त करने का ऐलान किया। इस प्रकार से 1897 ईस्वी से प्रारंभ हुआ यह किसान आंदोलन 1941 में फिनिश्ड हो जाता है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा अहिंसात्मक आंदोलन कहलाता है। ओके, उम्मीद करता हूँ बिजोलिया किसान आंदोलन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें, और पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे हम पढ़ेंगे बेगू किसान आंदोलन। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंकिंग फॉर वॉचिंग।